ठीक है, ज्यादा तो बाकी है नहीं। हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। चलो जस्ट एक मिनट। अच्छा, इसके अंदर आता है लिंगम डायग्राम। ठीक है। अच्छा, पहले देखते हैं थर्मोडायनामिक रिडक्शन में एलिंगम डायग्राम है क्या। लेट अस फर्स्ट। यार एक मिनट। बेसिकली हम लोग अगर प्लॉट बनाए, किसका प्लॉट बनाए? प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी एफ, डेल्टा जी ऑफ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का पर मोल ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस टेम्परेचर। बता रहा हूं इसका क्या मतलब, मैंने बोला है दिस इज एलिंगम डायग्राम। ठीक है। और एलिंगम डायग्राम का यूज क्या है? ठीक है, द यूजफुल इन डिसाइडिंग, एलिंगम डायग्राम का यूज है, दिस इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लिंगम डायग्राम का। जैसे मान लो मैं बोलूं कि कोई मेटल है, M प्लस ओ टू गिव्स यू MO2। ठीक है, ये 1 मोल है। मुझे इस रिएक्शन का क्या करना है? मुझे इस रिएक्शन का, यार देखो, इस रिएक्शन का जनरली कुछ डेल्टा H होगा। डेल्टा H नेगेटिव होगा, क्यों? बिकॉज इट इज अ, डेल्टा H नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज इट इज विच रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। कंबशन। कंबशन, स्पॉन्टेनियस नहीं। कंबशन रिएक्शंस इन जनरल क्या होते हैं? इन जनरल एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ दिस रिएक्शन? अगर देखोगे ये सॉलिड है और मेटल है, कोई कोई मेटल है ये, और इसका ऑक्साइड पर मोल बनाना ऑक्सीजन के साथ, इसका डेल्टा एस क्या होगा? ये गैस है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड गैस है और बाहर में सॉलिड बन रहा है, तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस रिएक्शन का, जो जो भी रिएक्शन है, इसका डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर मैं डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट करूं, तो इसी को मैं कौन सा ग्राफ बताऊंगा? कम इसको डायग्राम। डायग्राम, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट। ठीक है, बस एक अजम्पशन है लिंगम डायग्राम में। व्हाट इज दैट अजम्पशन?
हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेल्टा H एंड डेल्टा S डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रहा है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। ले लिया? अच्छा आप देखो, मान लो ये रिएक्शन था, हाँ सर ले लिया। ले लिया ना? हाँ, M सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू MO2 सॉलिड। अच्छा सिंपल से एक काम करते हैं, मैं अपने से कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है? मैं अपने से कोई वैल्यू डाल देता हूँ, अब कुछ होगा वैल्यू डेल्टा H और डेल्टा TS का, बट हम लोग अपने से कुछ वैल्यू लेते हैं। डेल्टा H कितना मान लें? डेल्टा H -100 मान लेते हैं, ये मैं अपने हिसाब से वैल्यू ले रहा हूँ। डेल्टा S मान लेते हैं -1। तो जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1 केल्विन पर डेल्टा G क्या होगा बताओ इस रिएक्शन का? -100 -1 इंटू -1 कितना? -99। T 2 केल्विन पर कितना होगा? -100 -1 इंटू -2 कितना? -98 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अगर मैं इस रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं, डेल्टा G वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करूं, देवेन तुम लोग का तो लग रहा है मार्च में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? मान लो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये टेम्परेचर है और ये मान लो ओरिजिन है। यार 1 केल्विन पर मान लेते हैं, 1 केल्विन पर है -99, कुछ यहाँ -99 रखते हैं, ठीक है? मैं अपने से वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ। 2 केल्विन पर कितना रखते हैं? मान लो -98 रखते हैं। 0 ऊपर है याद रखना, तो 1 पर ऐसा रहेगा, 2 पर कुछ ऐसा रहेगा, 3 केल्विन पर कैसा रहेगा? चलो -97 रहेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा चेक करो तो, ऐसा ग्राफ आएगा? सबको यस क्लियर है सर। ना? हाँ सर। हम्म? यस स्क्रीनशॉट लो। सर। इसका स्लोप क्या होगा बताओ? इस कर्व का स्लोप क्या होगा? व्हाट विल बी द, अगर मैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S का ग्राफ बनाऊं, तो Y किसके एक्सिस में? ये डेल्टा G है, तो Y इज इक्वल टू C माइनस X इंटू M। व्हाट इज द स्लोप? डेल्टा एस। माइनस डेल्टा S ना, यस सर। मतलब बेसिकली पॉजिटिव स्लोप। व्हाट इज द इंटरसेप्ट? डेल्टा एच। चेक करो तो, और डेल्टा H का स्लोप क्या है? इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कंबशन रिएक्शन। बोलो यहाँ तो क्या डाउट है? स्क्रीनशॉट लो। सर हमारा अटेम्प्ट मार्च तक की होगा, मतलब कि जो फरवरी में होने वाला था वो कैंसिल हो गया। शायद अभी तक न्यूज में तो वही आ रहा है यार, कोई इलेक्शंस होने वाले हैं तो शायद तुम लोग का कैंसिल हो रहा है, मार्च में स्टार्ट होगा। अभी तक तो न्यूज में मैं तो वही देखा हूँ, पता नहीं आगे क्या हो, बट मुझे तो वही लग रहा है। यस सर। मतलब अच्छा खासा समय मिलेगा यार, समझ लो 4 अटेम्प्ट मार्च के बाद मिलेगा तो। सर सर एक टाइम प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? मैं थोड़ी लेट ज्वाइन किया। हाँ देखो, यस सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है।
है गाना बज रहा है यार, तुम लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। अब बाहर में कौन सा गाना बजा रहा है? चलो ठीक है। अच्छा अब देखो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एलिंगम डायग्राम। बहुत छोटा सा चीज बाकी है यार, खत्म हो गया मेटलर्जी तो आज। इसमें कुछ है नहीं खास। एलिंगम डायग्राम बहुत सिंपल सा चीज। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं एलिंगम डायग्राम के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? ग्राफ्स जो है मेटल टू मेटल ऑक्साइड का जो ग्राफ है, मेटल से मेटल ऑक्साइड, ये सभी स्लोप अपवर्ड्स करेंगे। ये तो हम लोग दिख ही रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा कभी कभी तुम ऐसा देखोगे कि ये जो ग्राफ जो है दैट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कभी कभी देखोगे कि वो बेंड कर जाता है। इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन अनलेस the materials unless the materials melt or vaporize when there is a large change in entropy. When there is a large change in entropy associated. ये दूसरा पॉइंट है। देखो पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। एलिंगम डायग्राम में होता क्या है, कभी कभी तुम देखोगे ऐसा कोई ग्राफ, देखो क्या है, ये डेल्टा जी है, ये टी है। तुम देखोगे ऐसा चल रहा है किसी मेटल से और अचानक से ये अपना शिफ्ट कर गया ऐसा पॉइंट। ये पॉइंट में अचानक से क्यों चेंज कर दिया? बिकॉज ये वो पॉइंट होगा, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, हो सकता है ये वो पॉइंट है जहां पर मेटल जो है वो मेल्ट कर गया हो। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक से देयर विल बी अ लार्ज चेंज इन एंट्रोपी। सपोज बॉइलिंग पॉइंट आ गया हो मेटल का। अच्छा खुद ही सोचो, स्लोप बढ़ेगा कि नहीं? अब तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? m गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू MO2 सॉलिड। और पहले क्या था यार? पहले m सॉलिड प्लस O2 गैस था, तो किसमें ज्यादा चेंज इन एंट्रोपी होगा? ये जो अब इक्वेशन बनेगा इस पॉइंट टी पर, जो भी ये चलो पॉइंट टी ए पर, यहां पर ज्यादा चेंज इन एंट्रोपी होगा कि नहीं? यस सर। लार्ज चेंज इन एंट्रोपी होगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो यहां पर इस रीजन में, ए से बी रीजन में, मान लो डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे? -1 ना। यस लेकिन सर। जैसी वो एक सर्टेन पॉइंट पर हो सकता है मेल्ट कर गया, तो डेल्टा एस का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? अचानक से -1 ही रहेगा, अचानक से अब चेंज कर जाएगा, -4 के करीब कुछ हो जाएगा। तो यू विल सी अ सडन चेंज इन द ग्राफ का ट्रेंड। लाइन स्ट्रेट ही रहेगा बट विल चेंज इट्स स्लोप। व्हाई? रीजन, उस पॉइंट के बाद अचानक से वो क्या हो गया है, इस पॉइंट एंट्रोपी पे काफी ज्यादा बढ़ गया। हाँ बढ़ गया है। दिस वेरी लार्ज चेंज इन एंट्रोपी एंड इट हैज रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? जैसे यस सर। एग्जाम्पल भी है इसका। अगर तुम HG से HGO लाइन का बनाओगे ग्राफ, तो दिस लाइन चेंजेस स्लोप, दिस लाइन चेंजेस स्लोप एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चेंज करता है। लिंकम डायग्राम में देखोगे ना, ये 356 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपना लाइन स्लोप चेंज कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 356 डिग्री सेंटीग्रेड पर Hg क्या होना स्टार्ट करता है? मेल्ट। मेल्ट, यस, गैसियस फॉर्म। और Mg से MgO जो चेंज है, ठीक है, चेंजेस एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक और पॉइंट है
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा एलिंगम डायग्राम में, जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करोगे एक पॉइंट आएगा where the graph crosses the point will be reached where graph crosses the delta G is equal to 0 line. Where graph crosses delta G is equal to 0 line. आएगा ही, अभी हम लोग देखे ही हैं, कभी कभी तो 0 भी होगा, ठीक है। अच्छा, बिलो दिस टेम्परेचर क्या होगा बताओ। अच्छा ध्यान देना, जिस टेम्परेचर पे वो डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन होगा, मैं पहले लिख देता हूं, बिलो दिस टेम्परेचर द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन of oxide will be negative, so the oxide is stable. और above this temperature क्या होगा, above this temperature the free energy of formation of oxide, मैं एक्सप्लेन करता हूं इस लाइन को, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब रिवर्स रिएक्शन अनस्टेबल, मतलब ऑक्साइड का बनना अनस्टेबल, and should decompose into मेटल एंड ऑक्साइड। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम लोगों ने देखा है कि देखो ध्यान से देखो, मैंने यहां से स्टार्ट किया था 0 लाइन, डेल्टा जी था, ये टेम्परेचर था, तो कभी ना कभी कोई भी ग्राफ पॉइंट करते करते तो कट करेगा ही इस पॉइंट पर। मान लो इस टेम्परेचर टी ए मान लेते हैं। अच्छा, इन बिलो लेस देन ये टेम्परेचर, इसको मैं अलग अलग लाइन से बना देता हूं। चलो मान लो ये ऐसे स्टार्ट किया, ग्रीन रीजन और उसके बाद ब्लू रीजन। अच्छा, ग्रीन रीजन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ग्रीन, हम लोग ने इसका ग्राफ बनाया ना, M solid plus O2 gas gives you MO2 gas, sorry MO2 solid। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस ग्रीन रीजन में कौन सा चीज नेगेटिव है? इस ग्रीन रीजन में ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, वन रिएक्शन, ये नेगेटिव है, दिख रहा है। तो इसका मतलब MO2 का बनना इज व्हाट, बिलो दिस टेम्परेचर फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड नेगेटिव, ऑक्साइड स्टेबल है। लेकिन अबव दिस टेम्परेचर, ये जो ब्लू रीजन है, यहां पर क्या होगा ब्लू रीजन में बताओ? ब्लू रीजन में डेल्टा जी क्या होगा इस रीजन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स मतलब टू रिएक्शन, रिवर्स मतलब MO2 का टूटना ज्यादा क्या हो जाएगा? This reaction spontaneous above TA, और ये रिएक्शन, वन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो। क्लियर है सबको ये लाइन? और इस पॉइंट पर क्या है? एट दिस टेम्परेचर डेल्टा जी इज इक्वल टू, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब ऐसा चीज है ही पॉसिबल, तो एक डाउट आता है सर, तो एक काम करो, अगर हर एक ग्राफ के लिए कभी ना कभी तो डेल्टा जी 0 होगा, तो हर एक ग्राफ कभी ना कभी तो पॉजिटिव होगा, तो एक काम करो आप,
जैसे मान लो TA का वैल्यू कुछ होता, वही तन्मय वही दिखाया हूं, TA का वैल्यू कुछ है, मान लो 300 केल्विन, ठीक है, सॉरी कोई टेम्परेचर है, तो तुम बोल सकते हो सर इतना फिर क्या इतना टेंशन, किसी भी मेटल ऑक्साइड को गर्म कर दो सर, बस टेम्परेचर ही ना चुनना है। तो एलिंगम डायग्राम में जहां पर वो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 टच किया है, उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर ले जाओ, गर्म कर दो और मेटल मिल जाएगा, बिकॉज अबव TA द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है ना, कि सर हम लोग फिर रिड्यूसिंग एजेंट सब क्यों खोज रहे हैं। तो अगर देखा जाए थियोरेटिकली स्पीकिंग, जितने ऑक्साइड्स हैं दैट कैन बी डिकम्पोज्ड टू गिव बैक व्हाट, to give metal and oxygen. But in practice, very high temperatures are required. यहीं पर गलती हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर्स की जरूरत पड़ती है, which is not economical, which is not feasible economically. सबको समझ में आया? यस सर। इसीलिए therefore we choose a reducing agent. यही कारण है, जैसे कि आप देखोगे कि Na2O है या Al2O3 है, एग्जाम्पल Na2O का एलिंगम डायग्राम बनाओगे ना, हो सकता है Na2, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, बट हो सकता है Na2O जिस टेम्परेचर पे करे, मान लो ये टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब Na2O को तुम कन्वर्ट कर सकते हो Na और ऑक्सीजन में, लेकिन टेम्परेचर कितना का मेंटेन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2500। यार वो तो और प्रॉब्लम ही हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ सोचते हैं कि क्या किया जाए। मान लो Al2O3 है, उसी को रिड्यूस करना हो, किसी भी ऑक्साइड को गर्म करोगे तो टूटेगा तो जरूर, बनता भी है और एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर टूटेगा भी, लेकिन वो पॉइंट इतना ऊपर हो सकता है कि हो सकता है वो फिजिबल ही ना हो इकोनॉमिकली। क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? आप लोग यस को सर। मालूम होना चाहिए ओनली दी ऑक्साइड्स, ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कौन से ऑक्साइड्स थर्मोडायनेमिकली बहुत अनस्टेबल होते हैं, ओनली दी ऑक्साइड्स ऑफ Ag, Au एंड Hg। यही याद रखना, ये वाले जो होते हैं ना इनके ऑक्साइड्स, these can be decomposed at temperatures which are easily attainable. इनके ऑक्साइड्स उतना ये नहीं होते, इसीलिए तुमको याद हो तो बहुत सारे जगह पर इनको तो बस गर्म कर दो आराम से। तुमको अगर तुमको Ag2 है ना, कुछ नहीं करना है, अगर तुमको Ag2 आ गया, सिंपल गर्म कर दो, Ag मिल जाएगा। सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही टूट जाता है, तो उतना अटेनेबल है। क्लियर है? यस सर। आगे स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अच्छा अब मुझे बताओ, चूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, यार मान लो मैं तुम्हारे पास एक ग्राफ दिया इस टाइप का, ये डेल्टा जी है, मान लो मैंने तुमको दो ऐसे मेटल दिए, ठीक है, ये है ब्लू वाला है M1 प्लस O2 वाले का एलिंगम डायग्राम, और ग्रीन वाला मान लो M2 प्लस O2 का है।
क्लियर है? मान लो मैं टेम्परेचर, दिस इज माय टेम्परेचर T1। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इफ आई ऑपरेट एट टेम्परेचर T1, अगर मैंने इंडस्ट्री में टेम्परेचर T1 पर काम करने का सोचा, मेरे पास टेम्परेचर T1 है, तो मुझे बताओ इस रिएक्शन M1 प्लस O2, चलो कुछ वैल्यू ले लें, डेल्टा जी का वैल्यू कितना ले लें, चलो ले लेते हैं उस टेम्परेचर T1 पर M2 वाले का ले लेते हैं -100, और इसका ले लेते हैं, कितना लेंगे, -80 ले लें। यस याद सर। रखना जीरो ऊपर है, जीरो ऊपर है तो नीचे जा रहे हो। तो इस रिएक्शन का क्या होगा बताओ, M1 प्लस O2 -80 को अपना वैल्यू ले लेते हैं, और M2 प्लस O2 का कितना है, -100। -100। चलो तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन M1 प्लस M2O2 गिव्स यू M1O2 प्लस M2, ये रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है और इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है बताओ, बताओ। -80 माइनस ऑफ, ये तो किए हो गए, -80 माइनस ऑफ -100 कितना है, 20 ना। हाँ और सर। इस रिएक्शन का डेल्टा जी, -20। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है टेम्परेचर T1 पर? सेकेंड वाला। हम्म, तो एलिंगम डायग्राम से दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कहने का मतलब अगर मेरे पास एलिंगम डायग्राम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि टेम्परेचर T1 पर किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकता हूं, सेकेंड वाले को। M2, हाँ M2 metal can be used as a reducing agent for M1O2, M2 can be used for extraction। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। M2 can be used as reducing agent in extraction of M1 from its oxide। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं एलिंगम डायग्राम में एनी मेटल will reduce the oxide of other metal which lies above it in the Ellingham diagram। सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। जैसे मान लो एग्जांपल पे अगर कुछ ऐसा एलिंगम डायग्राम आ जाए, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ब्लू वाला मान लो M1 प्लस O2 वाला है, और ग्रीन वाला है तुम्हारा M2 प्लस O2। काम करते हैं, ग्रीन को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। मुझे एक चीज बताओ, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन T1, अगर इंडस्ट्री में टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 है तो किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे?
M1 को किसके लिए यूज कर सकते हैं? रिड्यूसिंग। M1 को जो नीचे है, T1 से नीचे, T1 के इस रेंज में, ग्रेटर देन T1 में, ये सब ग्रेटर देन T1 का रेंज है ना, ये राइट हैंड साइड, यस मैम। इस रेंज में नीचे कौन है? ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन किसका है? M1 का। M1 कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर M2O2। टेम्परेचर लेस देन T1 क्या होगा? सर M2। लेस देन T1, अगर इंडस्ट्री में इस टेम्परेचर पे आपके पास काम करना है, आपको फिक्स है, मान लो कि आपको T1 से कम ही काम करना है, तो आप एलिंगम डायग्राम देखकर बता सकते हो कि M2 नीचे है, तो M2 का इस्तेमाल करिए किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। तो इसका मतलब अगर तुमको कभी भी ग्राफ दे दिया जाएगा तो समझ जाओगे किसको किसको रिड्यूस करना के लिए यूज किया जा सकता है। यस तो। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन केस ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, ध्यान से देखना। अब यहां पर दो रिएक्शंस पॉसिबल है। मान लो अगर मैं इसका एलिंगम डायग्राम बनाऊं, C+O2 गिव्स यू CO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यार इस केस में अगर देखा जाए, यहां पर चेंज इन एंट्रोपी वेरी स्मॉल होगा। क्यों? अरे दोनों साइड गैस ही बन रहा है ना। यस सर। यार मेटल का ऑक्साइड सॉलिड होता है, तो गैस से सॉलिड जा रहे थे तो नेगेटिव चेंज आ रहा था, बट कार्बन का तो ऑक्साइड भी तो गैस ही होता है। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी इज वेरी स्मॉल, कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट नहीं, वेरी स्मॉल है ना, कैन बी अज्यूम्ड 0। तो अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? डेल्टा एच यस माइनस सर। डेल्टा एस बहुत ही छोटा है, और डेल्टा एच हम लोग क्या मान के चले? एजम्पशन दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब कैसा ग्राफ आएगा बताओ तुम? डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आएगा? मान लो मैं डेल्टा जी प्लॉट करूं और यहाँ टेम्परेचर प्लॉट करूं, सर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा कुछ। यस सर। ऐसा ही आएगा ना कुछ। क्लियर है? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक क्लियर है दिशा, आयुष, आकांक्षा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरा रिएक्शन लूं, C+O2 गिव्स यू CO। यार यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 1 मोल ही रखना है, तो 2C, यहाँ 2CO। हाँ, यहाँ पर देखो थोड़ा चेंज हो गया, बताओ क्या? इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। व्हाई? बिकॉज मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स on the product side। कहने का मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी जब लिखोगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अब बताओ क्या होगा? डेल्टा एस अब कितना आएगा बताओ? डेल्टा एस इज नॉट नेगेटिव एनी मोर, डेल्टा एस इज पॉजिटिव और डेल्टा एच इज नेगेटिव। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एग्जाम्पल ले लें।
चलिए काम करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। डेल्टा एच को -1 ले लेते हैं, जस्ट जब -100 ले लेते हैं, डेल्टा एस को अब +1 ले लेते हैं। तो अब ध्यान देना, टेम्परेचर 1 केल्विन पर अब कितना होगा डेल्टा जी इस रिएक्शन का? -100 -T डेल्टा एस, -101। T 2 केल्विन पर कितना आएगा? -100 -2 × 1 -102। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे अब तो देखो कैसा आएगा, ये 0 है कहीं, तो 1 केल्विन पर आएगा -101। मान लो -101 कहीं यहाँ आया। 2 पर कितना आएगा? और नीचे आएगा -102 आएगा कुछ, यहाँ आएगा। सबको समझ में आ रहा है? 3 केल्विन पर थोड़ा और नीचे आएगा। मतलब इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। सबको क्लियर है ये ग्राफ? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। मतलब द लाइन ऑफ द C गिव्स यू CO ग्राफ, ये स्लोप करेगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, और ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टू लाइंस लिंगम डायग्राम में जो दो लाइन है, C से CO2 का एंड C से CO का, ठीक है, दे क्रॉस एट अबाउट 710 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बिलो 710 the reaction to form CO2 is more favorable, and above 710 the formation of CO is preferred। देखो बताता हूं इसका लाइन का मतलब क्या है। एलिंगम डायग्राम में तुम ऐसा देखोगे, मान लो कुछ ऐसा, ये C+O2 का एलिंगम डायग्राम है और ये ऑलमोस्ट इसका है। और ये जो टेम्परेचर है कितना है? 710 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो कौन सा लाइन ज्यादा नीचे है? C+O2 वाला ग्रीन वाला लाइन की ब्लैक वाला लाइन? ब्लैक वाला 710 लाइन से सर। बिलो लेस देन 710 ग्रीन वाला लाइन, और इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन और नेगेटिव है ना, और स्पॉन्टेनियस है। ये याद रखना, इस ओरिजिन यहाँ है, 0 यहाँ पॉइंट है। और ग्रेटर देन 710 पे कौन ज्यादा डेल्टा जी किसका नेगेटिव है? CO का। किसी भी टेम्परेचर पे जाओगे तो CO का बनना ज्यादा फेवरेबल है, वही मैंने लिखा है। और आप लोग को याद है मैंने क्या बताया था ब्लास्ट फर्नेस में? याद है इनिशियली CO2 बनता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, मैंने क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ CO धीरे धीरे जीतना स्टार्ट कर जाता है। याद आ रहा है सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, कहने का मतलब अगर मैं ऐसे देखूं एलिंगम डायग्राम में,
तो 2C प्लस O2 का ग्राफ जो है ये हमेशा स्लोप करेगा डाउनवर्ड्स, और मेटल ऑक्साइड से ग्राफ हमेशा क्या करेंगे? अपवर्ड्स। अपवर्ड। तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को कट करेंगे ही किसी टेम्परेचर पे। यस सर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि किसी न किसी एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा ही जहां पर CO का ग्राफ नीचे चला जाएगा एलिंगम डायग्राम में। उस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एनी मेटल ऑक्साइड। और दुनिया में जितने मेटल ऑक्साइड हैं सब ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग, सिंस द C plus O2 gives you 2CO line slopes downwards, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इट विल इवेंचुअली क्रॉस, कभी तो ये कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा, इवेंचुअली क्रॉस, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ही एंड लाई बिलो ऑल अदर ग्राफ्स। फॉर मेटल से मेटल ऑक्साइड का ग्राफ, एज दीज स्लोप अपवर्ड्स। तो एक सिंपल सा चीज है, दुनिया में कोई भी मेटल है तो थियोरेटिकली स्पीकिंग, इन थियरी, कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एज ए रिड्यूसिंग। थियरी में आप हमेशा यूज किया जा सकता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी टेम्परेचर पे तो नीचे आएगा ही वो, किसी टेम्परेचर के बाद। तो इन थियरी कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस एनी मेटल ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन में आप हमेशा कार्बन यूज कर सकते हो, ठीक है, बट विथ सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कौन कौन? Na2O, MgO, Al2O3। तुम देखोगे ना, ये जिस टेम्परेचर्स पे कार्बन के ग्राफ को कट करते हैं बहुत हाई, अगेन हो सकता है ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कट कर रहे हो, तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कार्बन वाला लाइन नीचे आएगा। तो कार्बन को मेंटेन यूज करने के लिए ग्रेटर देन उतना टेम्परेचर चाहिए जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन, इसीलिए यूज नहीं करते हैं कार्बन को, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड मे बी वेरी हाई। Therefore carbon not used. Also at very high temperatures, एक और दिक्कत भी है, कार्बन फॉर्म्स कार्बाइड्स। सबको समझ में आया? कार्बन को इसीलिए हमेशा यूज नहीं किए हैं, हमने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारा यूज किया है, हम लोगों ने ये सोचा है, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग कार्बन कैन बी यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल में TiO2 भी है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी feasible। अच्छा, तो इनके लिए क्या करते हैं, सच ऑक्साइड्स के लिए क्या करते हैं? इनके लिए हम लोग करते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। Na2 को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। MgO कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझा? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। Also hydrogen has limited use।
because at high temperatures हाइड्रोजन क्या बना सकता है, हाइड्राइड्स बना लेता है। अभी यही थे पी ब्लॉक में मेटल हाइड्राइड्स बनाता था। ऑल्सो देर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ एक्सप्लोजन। हाइड्रोजन को जनरली यूज नहीं करते हैं बिकॉज हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया हवा में और आप टेम्परेचर हाई कर ही रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत एनर्जी रिलीज करता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए दो कारण है कि हाइड्रोजन को यूज नहीं करते। क्लियर है? बोलो इसमें कहीं किसी को डाउट? क्लियर है? यस सर। तो यही है तुम्हारा लिंगम डायग्राम भी खत्म हुआ। ठीक है, रुको कुछ इसको भी देख लो। अच्छा, कुछ एक चीज देख लो इसको। रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड contaminated, थोड़ा देर देख लो, is known as parting of gold। लिंगम डायग्राम खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ, एक दो तीन। पार्टिंग ऑफ गोल्ड खत्म हो जाएगा फिर मतलब जी। ठीक है, अच्छा पार्टिंग ऑफ गोल्ड भी दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक होता है पार्टिंग ऑफ गोल्ड में क्या करते हैं, मतलब बेसिकली गोल्ड से सिल्वर को हटाना है, दिस इज इम्प्योरिटी। तो क्या करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड को बॉईल करते हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है, सिल्वर क्या हो जाता है बताओ, आप लोग को मालूम होगा सिल्वर HNO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और सिल्वर गेट्स डिसॉल्व्ड एज सिल्वर नाइट्रेट, लीविंग गोल्ड। और गोल्ड तो एक नोबल मेटल है, लिविंग गोल्ड दैट इज फिल्टर्ड ऑफ। तो एक तरीका ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज पार्टिंग ऑफ गोल्ड। क्लियर है? इन सर्टेन केसेस क्लोरीन गैस इज यूज्ड। ठीक है, नोन एज क्लोरीन पार्टिंग। अच्छा, क्लोरीन पार्टिंग में क्या करते हैं, इन क्लोरीन पार्टिंग ड्राई क्लोरीन इज बबल्ड। ड्राई क्लोरीन किसमें बबल किया जाता है, ड्राई क्लोरीन इज बबल्ड थ्रू मोल्टेन मास ऑफ गोल्ड। क्या होगा बताओ, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्लोरीन कौन सा एजेंट है, क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes। गोल्ड से सिल्वर को हटाना है। ठीक है,
AgCl बना देता है, which floats on the surface. It oxidizes Ag to AgCl, which floats on the surface and is removed. ठीक है. Other impurities, other metals are oxidized to volatile chlorides. अगर कुछ और बचा रहता है तो उसको volatile chlorides बना देता है. और गोल्ड इस पूरे में क्या रहता है? गोल्ड remains unaffected. इसी को क्या बोलते हैं? This is known as parting of gold. तो parting of gold में क्या करते हैं? बेसिक प्रिंसिपल, गोल्ड से मर्क्यूरी सिल्वर को हटाना और भी इंप्योरिटीज को हटाना. या तो HNO3 में बर्न डिसॉल्व कर दो, गोल्ड तो कुछ होगा नहीं, जितना सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. या फिर क्लोरीन पार्टिंग भी करते हैं, इसमें क्लोरीन ड्राई क्लोरीन बबल करते हैं. क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी अगर इंप्योरिटी है तो उसका वोलेटाइल क्लोराइड बन जाएगा और Ag को AgCl बना देता है, उसको रिमूव कर देते हैं, गोल्ड फिर से अनइफेक्टेड. क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो. कोई देखना नहीं है ना, कुछ भी कुछ देखना नहीं है ना, कोई स्लाइड? चलो हटा रहा हूँ. यस सर. चलो एक और प्रोसेस लास्ट में कर लो, पार्क्स प्रोसेस. सर ये पार्क्स प्रोसेस क्या है? Parkes process is used in desilverization of lead. Desilverization of lead मतलब यहां पर lead क्या है? Ag is impurity और इसको किससे रिमूव करना है? लेड से. तो कौन सा प्रोसेस लगाते हैं? पार्क्स प्रोसेस. प्रिंसिपल अभी के लिए याद रखना, ये सिलेबस में नहीं है, प्रिंसिपल बस लिखा दे रहा हूं. दिस इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. क्या होता है जानने की जरूरत नहीं. ठीक है, देखो इसमें प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ये है क्या, देखो क्या करते हैं. ठीक है, जिंक जो है, जिंक होता है इमिसिबल विथ लेड. जिंक इज इमिसिबल विथ लेड. अभी साइंटिस्ट को पता चला कि जिंक जो है दैट इज इमिसिबल. दोनों लिक्विड्स मोल्टेन फॉर्म में दोनों मिक्स नहीं करेंगे. लेकिन सिल्वर जो है दैट इज 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन molten zinc than in lead. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लेड से सिल्वर को हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिंक इज एडेड टू मोल्टेन लेड. लेड का लिक्विड फॉर्म, उसमें जिंक ऐड कर देता है. दैट कंटेन्स AgS impurity. अच्छा क्या होता है, Ag ज्यादा सॉल्युबल है किसमें? जिंक में. और जिंक और लेड एक दूसरे में नहीं मिक्स करते हैं, दोनों लेयर्स. तो Ag migrates into the zinc, called the diffusion state, migrates into the zinc. पूरा का पूरा Ag धीरे धीरे जिंक में माइग्रेट कर जाता है. ठीक है, और जिंक लेड के साथ क्या है, तो पूरा इंप्योरिटी उठ करके आ गया जिंक के अंदर. और जिंक बीइंग इमिसिबल विथ लेड क्या होता है बताओ? रिमेन्स इन अ सेपरेट लेयर. ये दोनों डिफरेंट लेयर्स में. और अगर ये दोनों सेपरेट लेयर में हैं
तो इज रिमूव्ड। और जिंक के साथ साथ कौन रिमूव हो जाता है? जिंक के साथ साथ इम्प्योरिटीज, सिल्वर भी हट गए। इसी को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? पार्क्स प्रोसेस। समझा? पार्क्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? लेड से सिल्वर को हटाने के लिए। क्लोरीन पार्टिंग किसके लिए यूज होता है? गोल्ड से सिल्वर को हटाने के लिए। दैट इज पार्टिंग ऑफ गोल्ड। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। अच्छा, मुझे बस लास्ट में बता दो एक बार, मैंने ख्याल से एक बार देख लो तो, जिंक, टिन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, सबका मेटलर्जी कर दिया ना? और एल्यूमिनियम यस सर। सबका हो गया ना? और लेड भी है। चेक कर लेता हूँ। यस सर, हो गया। एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो ही गया, टिन हो गया, ठीक, एलिंगम डायग्राम हो ही गया। यार तब तुम लोग का तो मेटलर्जी भी, वही मैंने बोला था, खत्म हो गया। मेटलर्जी भी कुछ है नहीं। ओर्स एक बार जरूर जा करके देख लेना। कहाँ से? एनसीईआरटी। हाँ, ओर्स के नाम पूछ लेता है यार, या बुकलेट से उसके ओर्स का नाम। वैसे लिखा दिया फेमस वाले, बट फिर भी कुछ अलग से पूछ ले तो उनको याद रखना है। पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। यस सर। और मेरे ख्याल से रुको, जस्ट एक मिनट, कुछ बचा तो है नहीं। हमने सेल्फ रिडक्शन ये सब कर ही लिया, पार्टिंग ऑफ गोल्ड, फ्रॉथ एक्टिवेटर। बाकी अब तुम लोग क्या करो, अब क्वेश्चंस करो। बाकी अब क्या करो, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट। कुछ चीजें अगर बचे रहेंगी तो उसको देखा जाएगा। मेरे ख्याल से तो सब हो ही गया। सर आप 20 नवंबर और 8 दिसंबर का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? 28 नवंबर, और हम देखे थे 20 नवंबर 8 दिसंबर था ही नहीं कोई रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, और सर 8 दिसंबर। 8 दिसंबर, रुको तो, 8 दिसंबर, रुकना। यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है यार, कहाँ चला जाता तुम लोग का? 5th को है, फिर 5th के बाद तो सीधा 14th को है, और कहाँ है? तो 8 को था 8th और कौन सा? सर, 20 नवंबर 20। यार ऐसा कैसे कि तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं, और मेरे पास तो यहाँ नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग। 8 दिसंबर को अपना क्लास देखता हूँ, मुझे जो जो क्लास है 8 को। यार ध्यान से देखना, मुझे लग रहा है गलत बोल रहे हो पक्का। 8 को जो दिखा रहा है मेरा, उस दिन तो पी ब्लॉक चल रहा है मेरा मेन में, फिर चल रहा है पी ब्लॉक 11 12 में, 3 5 में। पक्का दिखा है? ठीक है ना, देखना एक बार सही से। चलो ठीक है, फिर ये भी तुम लोग का खत्म हुआ। फिर क्या करना है अब तो रखते हैं। तुम लोग अब सर करो 16 फिर आगे। नवंबर का भी है एक,
उस दिन का भेज दीजिए ना, किस दिन का? 16 नवंबर। ठीक है। यार तुम जितना डेट बोल रहे हो ना, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है? मेल में तो सभी आना चाहिए रिकॉर्डिंग। हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम क्या बोला? रुको तो, एक 16, रुको देखने दो मुझे अपना। बस बोलूं? नहीं रुको, मैं बताता हूँ, रुको देखने दो। रुकना, मुझे एक पेज देखने दो पहले। एक तुमने बोला था दिसंबर ना? यस सर। कौन सा दिसंबर बोले हो तुम? 8th? यस सर। रुको तो देखने दो ऐसा कैसे हो रहा है। ये दिसंबर को मेरे टाइम टेबल में कहाँ लगा है तुम्हारे में? लगा ही नहीं, बस टाइम टेबल है अभी मेरे सामने। 8 दिसंबर लगा ही नहीं है तुम्हारे साथ। कुछ गलत देख रहा है, वही मुझे बता रहा है। बस बोल तो रहा है ही नहीं टाइम टेबल में, मेरे पास है ही नहीं। और कौन सा बोले उसके बाद? 16 गलत देख, नवंबर। तुम गलत देखकर बता रहा है भाई मुझे। मैं तो होगा ना, वो रिकॉर्डिंग में आएगा। 16 नंबर बोल रहा हूँ मैं, टाइम टेबल देख रहा हूँ अपना। टाइम टेबल में है ही नहीं दूर दूर तक। मैं 16 नंबर देख लेता हूँ, नहीं तो हो जाएगा, वो तो आराम से आता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है। सर वो जो एस ब्लॉक का लास्ट लेक्चर आपने लिया था, उस एस सर ब्लॉक? एस ब्लॉक आपने लास्ट लेक्चर लिया था 20 नवंबर को, और फिर उसी लेक्चर के दौरान आपने हाइड्रोजन भी शुरू किया था, तो मुझे जस्ट उसके पहले वाला रिकॉर्डिंग चाहिए। देखो, डेट अगर बता दोगे तो बता ही दूंगा, लेकिन मुझे सर मतलब देखो 20 के जो पहले वाला रहेगा वो 2 लेक्चर्स मुझे आप भेजेंगे तो बता 16 दें। नवंबर वाला मेरा लगा हुआ है, बट क्यों शायद उस दिन का क्यों नहीं है? शायद उस दिन कोई क्लास, हाँ 16 नवंबर वाला लगा हुआ है। वो सर कहाँ चला गया है वो? हाँ वो लगा हुआ है मेरा, वो कहाँ चला गया है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और सर जो 5 के बाद आप 14 वाला बोल रहे हैं वो भी आप एक बार भेज दीजिए, शायद मैंने डेट उल्टा देख लिया हो। 16 नवंबर वाला तो है, वो कहाँ गया है यार? वो कहाँ चला गया? तुमको हाइडन वाला चाहिए ना? मैं कोई भी भेज दूं जिसमें क्लास हुआ है हाइडन का? नहीं सर हाइड्रोजन है, मुझे एस ब्लॉक का चाहिए था, एस ब्लॉक का स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स। डेट बता सकते हो? एक तो सर तुम्हारा कौन 20 सा? के जस्ट पहले, क्योंकि 20 को आपने लास्ट लिया था, 20 नवंबर जो है ना, उस दिन आपने एस ब्लॉक खत्म किया था और हाइड्रोजन हमने शुरू किया था। ओके। अच्छा एक काम करो, तुमको मैं लिस्ट एक किसी और क्लास का भेज देता हूँ, उसमें एस ब्लॉक चलेगा दिया सर, होगा, है ना? चलेगा सर। वही ले लो। ठीक है, इससे बेटर क्या, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ चलो सर। फिर रखते हैं। फिर यस सर। मेटलर्जी भी खत्म है। ठीक है, पूरा हम लोग देख चुके हैं, बाकी अब पढ़ाई करो अब। ठीक है, चलो फिर, बाय एवरीवन।